पाटिल, प्रमुख वक्ता डॉक्टर बिंदा परांजपे, डॉक्टर स्वपन कुमार पाई, डॉक्टर प्रकाश मेश्राम जी, मंतव्य के लिए उपस्थित डॉक्टर मीनल सोहनी जी, उप प्राचार्य तथा संयोजिका डॉक्टर गीता विषय, संयोजन समिति के सभी सदस्य एवं प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूँ। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर सुहास पेडनेकर जी भी इस वेबिनार में सम्मिलित है। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं उनका बहुत स्पेशली स्वागत करती हूँ। संगोष्ठी के प्रथम सत्र की वक्ता डॉक्टर बिंदा दत्तात्रेय परांजपे, प्रोफेसर इतिहास विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मैं मैडम से संबंधित केवल कुछ बिंदुओं को यहाँ पर स्पर्श करती हूँ। मैं मैडम के परिचय के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। शिलाहार कालीन शिलालेखों के आधार पर कोंकण का सांस्कृतिक इतिहास आपका पीएचडी का शोध विषय रहा है। फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप के तहत जनवरी 2014 से जून 2014 तक आपको जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 2009 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जाने वाले स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के अंतर्गत आप अमेरिका के छात्रों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। 10 जून 2010 को टेक्नोलॉजी से संबंधित विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्था मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन अमेरिका में आप निमंत्रित वक्ता के रूप में उपस्थित रही। आपके वक्तव्य का विषय था नोशन ऑफ टाइम, सम ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन महाभारत। 28 मार्च से 31 मार्च 2017 के दौरान नेब्रास्का विस्लियन यूनिवर्सिटी अमेरिका में आप निमंत्रित वक्ता के रूप में उपस्थित थी। 3 अप्रैल 2017 को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अमेरिका में आपको वक्ता के रूप में निमंत्रित किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के इतिहास व पुरातत्व विभाग में 18 से 30 मई 2015 के दौरान आपने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन कनाडा में 4 से 6 जून 2010 के दरमियान इटर्नल टाइम विषय पर संपन्न अंतर विद्या शाखीय कॉन्फ्रेंस में आपने नॉट इटर्नल येट इटर्नल नागार्जुनाज नोशन ऑफ टाइम विषय पर आलेख प्रस्तुत किया। 28 अगस्त 2008 से 2 सितंबर 2008 के 8 तक यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडैम जर्मनी में संपन्न हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज साइंसेज की 11वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आपने सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ एंशंट इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन विषय पर आलेख प्रस्तुत किया। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित कॉमेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिल्म सीरीज के 5वें एपिसोड भारत की छाप में आप रिसोर्स पर्सन व पार्टिसिपेंट रही। नेशनल ज्योग्राफी शो द स्टोरी ऑफ गॉड विथ मॉर्गन फ्रीमन में आप रिसोर्स पर्सन एवं पार्टिसिपेंट रही। इसके अलावा आपको कई प्रकार के अवार्ड एवं फेलोशिप्स प्राप्त है। मराठी विश्वकोश के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्र पुस्तकों के अलावा स्तरीय जर्नल्स में आपके 19 आलेख प्रकाशित है। विभिन्न संपादित पुस्तकों में आपने 7 आलेख प्रकाशित किए हैं। इन आलेखों में से कई नवाजे गए हैं, चर्चा में रहे हैं, लोकप्रिय हुए हैं। अनगिनत स्थानों पर आपको वक्ता के रूप में निमंत्रित किया गया है। करीब करीब 19 संगोष्ठियों में आपने आलेख प्रस्तुत किए हैं। ये आंकड़े 2009 के बाद के हैं। इसके पहले का मैडम का बायोडाटा तो हमें मालूम ही नहीं है अभी। कई पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में आप रिसोर्स पर्सन रह चुकी है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की कोऑर्डिनेटर भी आप रही है। आप कई संस्थानों की सदस्य है। मैडम का बायोडाटा बहुत बड़ा है, लेकिन मैडम इस प्रकार के परिचय की मुहताज जरूर नहीं है। मैडम का व्यक्तित्व ही मैडम की पहचान है। यह तो बस एक औपचारिकता भर है कि हमने उनका बायोडाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया है। समयाभाव में मैं उनके पूरे बायोडाटा को यहाँ पर नहीं पढ़ पा रही हूँ। फिर भी हम अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं कि मैडम जैसी विदुषी आज हमें प्राप्त हुई है। हमें उसका लाभ, उनके ज्ञान का लाभ मिलने वाला है। मैडम का आज का विषय है दलित नारी शिक्षा व सशक्तिकरण।
मैडम आइए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिंदा परांज स्पीच। नमस्कार। जन सेवा शिक्षण मंडल शिवले के इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, संस्था के संचालक महोदय, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, मेरे सभी अध्यापक साथी और इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको मेरा नमस्कार। आज का ये विषय जो है शिक्षा और दलित महिलाओं का सशक्तिकरण, उसके शुरुआत में ही मैं कोशिश करूंगी कि जो संज्ञा हम यहाँ प्रयोग में ला रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको पहले भली भांति जान लें। और ये खास तौर पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए कई बार संज्ञाओं का एक सर्वसाधारण अर्थ उनके दिमाग में होता है, लेकिन जो विशिष्ट अर्थ होना चाहिए वो नहीं समझ में आता है और फिर वो उस विमर्श में अच्छी तरह से सहभागिता नहीं कर पाते। तो मैं हिमांगी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो दूसरी स्लाइड है उसको दिखाएं। तो हम लोग 3 बहुत महत्वपूर्ण संज्ञाओं की चर्चा करेंगे, वुमेन, दलित और सशक्तिकरण। मतलब नारी से हमारा अभिप्राय क्या है, महिला से हमारा अभिप्राय क्या है, दलित से हमारा अभिप्राय क्या है और सशक्तिकरण को हम कैसे देखें। तो सबसे पहले तो ज्यादा व्यापक जो संज्ञा है दलित, उससे हम शुरुआत करते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जाति आधारित जो हमारी सोपानबद्ध सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको सवर्ण या ऊपरी तबके के लोग जो है वो अपने अंकित रखते हैं, उनको दबाए रखते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं और ऐसे व्यवस्था कायम करते रहते हैं जिससे ये शोषण जो है वो हमेशा चलता रहे और ये जो समाज का निचला तबका है वो अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़ पाए। तो इसीलिए हम लोग दलित संज्ञा जब कहते हैं तब ये एक वर्णनात्मक भी संज्ञा हो जाती है कि ये सब दलित है, लेकिन जब हम सामाजिक विमर्शों में उसको प्रयोग में लाते हैं तब उसका मतलब होता है कि यह ऐसा एक वर्ग है जिसमें चेतना जगी है और उस चेतना के साथ सभी इस तरह के जो हाशिए पे लोग हैं वो एकत्रित आके अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। इस दलित शब्द में ही एक व्यापक रूप से उसके लिए अपने हकों के लिए संघर्ष और एक समतामूलक समाज के निर्माण के प्रति एक प्रतिबद्धता, एक पहल है और इसीलिए इसको इतनी गहराई से समझना बहुत जरूरी है। एक हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विमर्शों में, चर्चाओं में कोई एक संज्ञा जब प्रचलित होती है तो धीरे धीरे समय के साथ उसके अर्थ में और गहराइयां आती जाती है और उसके ऊपर पुट चढ़ते रहते हैं, अर्थ की और परतें चढ़ती रहती हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो दलित चेतना है वो अपने इस शोषण का, दमनकारी नीति का जो अलग अलग स्वरूप है उसको आप समझने लगे हैं या समय के साथ साथ समझने लगे हैं और दलित संज्ञा में फिर ये जो समझ है, ये जो एक किस्म की एक आंतरिक चेतना का विकास है वो भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें विकास की कड़ी है इस चेतना के विकास की कि हम ही और भारत में ही और जातीय संस्था में ही इस तरह से शोषित या जिसको हम ब्रॉडर सेंस में दलित कहेंगे ऐसे नहीं है, तो विश्व के हम ही इस तरह से शोषित, इस तरह का जिसको हम कह सकते हैं कि दमन और इसे एक उसका जो है
उसको तैयार करने की या उसको समझने की कोशिश है। और एक समान स्तर पे आके फिर एक ये जो संघर्ष है वो स्थानीय स्तर से लेके वैश्विक स्तर तक भी उसको फैलाना है। एक दलित चेतना में उसका जो संघर्ष है और उसकी जो एक पूरी आंदोलनात्मक उसका पैतरा है वो भी एक उसमें कड़ी जुड़ी हुई है। अगर हम दूसरे नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड पे चलिए। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये भी एक ऐसी चीज है कि अगर हम जैविक स्तर पे कहेंगे तो महिला क्या है, मनुष्य की मादा। लेकिन जब हम सामाजिक स्तर पे उसकी बात करेंगे, मेरे ख्याल से आप जरा वो महिला वाली स्लाइड रख दीजिए, वुमेन टाइटल वाली स्लाइड जो है वो रख दीजिए, वुमेन टाइटल वाली स्लाइड है उसको जरा रख दीजिए। हाँ, इसमें ये है कि आप मुझे देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वो जो महिला वाली स्लाइड है उसको जरा दिखाइए, वुमेन वाली, कि जो वुमेन है वो एक सामाजिक चेतना में केवल एक जैविक उसकी पहचान नहीं है, वो संघर्षरत है, वो सतत संघर्ष कर रही है। और उसका ये जो संघर्ष का स्वरूप जो है वो समय के साथ साथ और गहरा होता जा रहा है। इसमें एक जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है या एक तरह की अगर हम कहेंगे कि बहुत ही संकीर्णता से और जड़ता से बनी हुई एक जो सोपानबद्धता है, इसको अलग अलग स्तरों पे महिलाएं समझने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ फिर अपना संघर्ष करते हैं। और इसीलिए हमें ये जब हम वुमेन या स्त्री या महिला एक यहाँ संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तब उसको भी गहराई से समझने की जरूरत है। और ये संघर्ष कैसा है कि वो सतत चलने वाला संघर्ष है, सतत नई नई चुनौतियां सामने आती रहती है और उसको महिलाएं समझने का प्रयास करती हैं और उसको अपने तरीके से उसके साथ लड़ते झगड़ते संघर्ष करके अपना एक स्थान कायम करने की कोशिश करती है। और इसीलिए इनको इस तरह से समझने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज, अगली स्लाइड दिखाइए। तीसरा जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ एक संज्ञा हमारी जो है वो शिक्षा से संबंधित है। और अगर हम दलित और खासतौर पे दलित महिलाओं की शिक्षा की बात करने वाले हैं तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनका स्मरण किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि ये पूरा जो दलित आंदोलन, दलित महिलाओं का आंदोलन, महिला शिक्षा का आंदोलन, उस सब की अगर गंगोत्री कहाँ है तो वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रयासों में है। एक हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में ज्योतिबा फुले ने एक जैसे समीकरण हमारे सामने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया। खासतौर पे ये जो शोषित दलित समाज है उनके शोषण के पूरे नींव में कहीं ना कहीं अशिक्षा होने का उन्होंने एक निदान किया और उसको इस तरह से दिखाया कि जब शिक्षा का अभाव होता है तो ज्ञानात्मक जो समझदारी होती है उसका भी अभाव हो जाता है। अब इस अभाव की वजह से नीतिगत मूल्य व्यवस्था का जो क्षरण होता जाता है, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान करने की समझ ही जब क्षरित हो जाती है तो नीति मूल्यों का भी क्षरण हो जाता है। फिर विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है और विकास की जब गति अवरुद्ध हो जाती है तो स्वाभाविक धन का अभाव निर्माण हो जाता है। और इसीलिए शिक्षा के अभाव में पूरे दलित समाज का एक जो शोषित दलित रहने का जो कुचक्र है वो चलता रहता है। तो ज्योतिबा फुले ने ये जो एक दलितों की जो शोषण की जो व्याख्या की है वो किस तरह से शिक्षा से जुड़ी हुई है इसको हम देखते हैं।
अब उनकी पत्नी जो है उन्होंने भी सतत उनका साथ दिया और वो अपने साहित्य में खासतौर पे उनकी जो कविताएं हैं बड़ी मर्मस्पर्शी कविताएं हैं और उसमें उन्होंने महिला शिक्षा का जो महत्व है उसको किस तरह से दिखाया है। जो मराठी नहीं समझते उनके लिए मैं अनुवाद करूंगी, लेकिन थोड़ा सा मराठी में कहने की मेरी इच्छा हो रही है, इसलिए इसको मैं मराठी में वो 2-3 लाइनें पढ़ूंगी। कळी उमलणार नाही जीवन रसा वाचून, मुली बहरणार नाही शिक्षणा वाचून। अभिप्राय ये है कि जैसे कोई एक पौधे को अगर सिंचन नहीं मिला और उसको उपयुक्त भूमि नहीं मिली तो उसकी जो कलियां हैं वो फूल नहीं बनेगी। और इसी तरह से अगर किसी महिला को, किसी मूली मतलब लड़की, तो लड़की को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो उसका जीवन भी किसी भी तरह से प्रफुल्लित प्रस्फुटित नहीं होगा। ये उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। या और एक वो कह रहे हैं कि एजुकेशन इज द पाथ फॉर द शूद्रस टू वॉक, फॉर एजुकेशन ग्रांट्स ह्यूमैनिटी फीलिंग वन फ्रॉम एन एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस। तो अगर हम लोग एक पशुवत अवस्था से ऊपर हमें उठना है और उससे अगर निजात पाके एक मनुष्य स्तर पे आना है तो शिक्षा का क्या महत्व है वो बता रही हैं। या उन्होंने वो फिर से एक बार कहा है कि वी बिकम एनिमल विदाउट विजडम, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन। सो अगर आपको इस पशुवत अवस्था से बाहर आना है, उससे संघर्ष करके उससे निजात पानी है, तो शिक्षा आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी हो रही है। दूसरी महान व्यक्ति जो दलित चेतना के साथ जिनका अभिन्न रूप से नाम जुड़ा हुआ है वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और निश्चित रूप से अगर उनका सबसे बड़ा अगर कोई संदेश है पूरे इस शोषित दलित समाज के लिए तो वो शिक्षित हो जाइए, संघर्ष कीजिए और संगठित हो जाइए। ये है एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज जिसको कहा जाता है। संघर्ष करा, संगठित हुआ। फिर तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन को निश्चित रूप से उन्होंने सबसे ज्यादा क्या तो उसके लिए भी जो जिस बेसिस पे, जिस नींव पे हमें संगठित होना है उसकी सही समझदारी और संघर्ष की जो दिशा है वो भी हम नींव पे हमें संगठित होना है उसकी सही जो दिशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो शोषित समाज है और नॉलेज अपने टूल की तरह इस्तेमाल करता है। और अगर उस हथियारबंद एक समाज से हमें अगर संघर्ष करना है हम भी उस हथियारों से लेस हमें भी होना चाहिए। और इसीलिए एक टूल के रूप में, एक पूंजी के रूप में, बदलाव की प्रक्रिया का सबसे पूर्ण शब्द के रूप में उन्होंने दलित समाज को एजुकेट होने का एक नारा दिया। उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से अपने विभिन्न प्रकार के मेमोरेंडम्स में, लेखों में लिखा है कि सही जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है कि हम निर्भय बने, किसी भी तरह के भय से मुक्त हो जाएंगे तब हम स्ट्रगल के लिए, किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए एक आत्मिक चेतना का विकास होते हुए अपने आप में पाएंगे और फिर हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। तो शिक्षा का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है अम्बेडकर जी के लिए कि शिक्षित होइए और कुछ ना कुछ एक अपनी रोजगार का कुछ आपको साधन मिल जाए, आपके अंदर की चेतना का भी विकास हो। और इसके लिए उन्होंने जब अपने देश का संविधान बनाया तो संविधान में सबसे पहले तो सबके लिए और शिक्षा का समानाधिकार दिया। और ये दलित शिक्षा के लिए, दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कदम था तो एक बहुत मजबूत संवैधानिक बैठक उसको उन्होंने दी। अब उसके आधार पे ये संघर्ष चलता रहेगा और जब तक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक ये चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रमुख आधार जो है वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान में उपलब्ध कराया है। अब आते हैं दलित महिला इस पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक गीता हरिहरन की किताब है आई हैव बिकम द टाइड, और उसमें
महिलाओं के संघर्ष के बाद होने वाले परिवर्तन की जो दिशा है और जो उनके उपलब्धियां हैं उसको फोकस करते हुए उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है, जो मैं अंग्रेजी में है उसको पढ़ लूंगी, बहुत सामान्य सा सबके समझ में आएगा, कि उन्होंने ये कहा कि इस उपन्यास में भी द वॉइसेस ऑफ दलित वुमेन आर इवन मोर मार्जिनल देन दोज ऑफ द दलित मेन, एंड दिस इज व्हाई देयर रेजिस्टेंस whether in word or act also hits so hard at the very root of both caste and patriarchal power। मतलब किसी भी सामाजिक व्यवस्था और खास तौर पे ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कुठाराघात करने का काम करती है, जब ये दलित या दबी कुचले समाज की महिलाएं जो है वो अपने हक की लड़ाई के लिए जब सामने आती है। तो ये मुझे लगा कि पूरे दलित महिलाओं के आंदोलन को समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक विचार मुझे दिखाई दिया। इसी तरह से दलित महिलाओं ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से भी अपने संघर्ष की जो भूमि है उसको व्यक्त किया है। जैसे एक आंध्र प्रदेश की दलित एक्टिविस्ट है, उनकी कविता है, शी वॉज टोल्ड दैट शी वॉज डर्ट, शी वॉज फिल्थ, and in this sacred land of thousands of goddesses she is called a Dalit। मतलब उन्होंने एक जो कुठाराघात इस दोहरी मानसिकता पे किया है कि एक तरफ आप महिला को इस तरह से हाशिए पे रख रहे हैं और हर तरह के शोषण की वो शिकार हो रही है, और तभी हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो देवियों की पूजा करने वाला और देवियों की मातृशक्ति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दैविक स्थान देने वाला देश है। तो इसके जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो एक विरोधाभास है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है। जो दलित महिलाएं हाशिए पे आती है उसमें बहुत बार बहुत सारी चिंतकों ने, और ये जो दलित महिलाएं हैं वो दलित होने की वजह से बाकी पूरे दलित समाज के साथ शोषित और उनके ऊपर जो आघात होते हैं वो तो होते ही है, और इसमें और इजाफा होता है जब वो महिलाएं हैं। तो महिला उनका जो लैंगिक शोषण होता है वो तो होता ही है, और प्लस वो दलित महिलाएं इसलिए उसका शोषण होता है। तो ये एक डबल मार्जिनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि दोहरा उनका जो शोषण होता है और उनको बार बार हाशिए पे ढकेला जाता है। इसको हम लोगों को जब दलित शिक्षा, दलित महिलाओं की शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे तब समझना चाहिए। दूसरा, जब हम विमर्शों में दलित महिलाओं की बात करते हैं तब कई बार ये होता है कि दलित एक बड़ा समूह है और दलितों की समस्याओं की हमने चर्चा की तो दलित महिलाओं की समस्याओं की चर्चा उसमें हो गई, ऐसे माना जाता है, जबकि ये बहुत ज्यादा वास्तविक नहीं है। दलित महिलाओं की समस्याएं जो है वो कुछ एक हद तक अलग है दलित पुरुषों से, और दलित पुरुषों से भी दलित महिलाएं प्रताड़ित हो सकती है, और उसकी जो मानसिकताएं हैं उसका विचार अलग रूप से करना बहुत जरूरी है। जहां तक लैंगिक शोषणों की बात है, वहां भी स्त्रियों का होने वाला लैंगिक शोषण और दलित स्त्रियों का होने वाला लैंगिक शोषण, इसमें भी बहुत अंतर है और उसको भी समझना चाहिए। मसलन हम लोग एक बहुत ही फेमस कोर्ट केस के बारे में देखते हैं कि एक सवर्ण ने एक दलित महिला के ऊपर बलात्कार किया और बाद में कोर्ट में ये हुआ कि वो तो अस्पृश्य समाज की महिलाएं हैं तो सवर्ण उसको तो स्पर्श ही नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे तो उसका बलात्कार कैसे करेंगे ना। इस तरह के बेतुके जो आर्गुमेंट्स है वो सामने आ सकते हैं, और इसीलिए दलित महिलाओं का जो लैंगिक शोषण है उसको एक अलग रूप से देखना चाहिए, वो नहीं देखा जाता है, और उनको न्याय जो इस समय इस समस्या से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरा एक है कि दलित महिला जो शोषण का शिकार होती है, जैसे कि मैंने कहा कि जो सवर्णों से तो होती ही है और अपने दलित समाज के पुरुष वर्ग से भी होती है, और इस समस्या को वो कई बार उजागर भी नहीं कर पाती है, और शिक्षा से उसका क्या संबंध है हम जल्दी उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं और एक संज्ञा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
कुंजी है, एकदम की वर्ड है इसमें, ये पूरे डिस्कशन में, वो है एम्पावरमेंट। और जो छात्र छात्राएं मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, ये पीपीटी के अंतिम स्लाइड में मैंने मेरे रेफरेंसेस दिए हैं, लेकिन एक रेफरेंस छूट गया है, इसको आप लिख लीजिए। मनोरंजन मोहंती एक दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सुविख्यात प्रोफेसर सीनियर हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बहुत अच्छे जानकार हैं, भारत चीन संबंधों के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक एम्पावरमेंट पे एक बहुत ही सुंदर और एम्पावरमेंट शब्द को समझने के लिए एक बढ़िया लेख लिखा है, छोटा सा लेख है, और मैं चाहूंगी कि ये सभी छात्र छात्राएं उसको जरूर पढ़ें, ताकि हम जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये सशक्तिकरण संज्ञा क्या है, वो कैसे आई है, उसके विस्तार कहाँ तक है, इसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एक सामान्य से उसकी अगर व्याख्या हम करेंगे, तो जो हाशिए पे हैं, जिनको कोई खास हक नहीं मिले हुए हैं, ऐसों को, ऐसे वर्गों को हम सशक्त करते हैं, उनको ताकत देते हैं अपने हकों को पाने की। ये एक एम्पावरमेंट शब्द में एक अर्थ उसमें, एक अगर हम सतही स्तर पे, सामान्य स्तर पे देखेंगे तो ये एक उसका अर्थ है। लेकिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा चुनौती भरा काम है इस शब्द को समझना, क्योंकि हमारी पूरी ऐतिहासिक अगर हम उसका जायजा ले अलग अलग पड़ावों में, प्राचीन हो, मध्ययुगीन हो, अर्वाचीन हो या उपनिवेश काल में हो, हमारे पास इस तरह का कोई शब्द नहीं था। तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक आयातित शब्द है, और किसी भी शब्दों की आयात होती है तो वो उसके पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश के साथ वो आयात होते हैं। तो इस शब्द के बारे में भी यही है कि सर्वसाधारण रूप से ये देखा जाता है कि ये जो पाश्चात्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें धीरे धीरे ये कुछ एक वर्गों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण एक जरूरत इस व्यवस्था को महसूस होने लगी, और फिर उन्होंने इस सशक्तिकरण के जो अलग अलग आयाम है उसको विकसित करना शुरू किया, और वो शब्द भारत में आया। और हमने जो किया है सशक्तिकरण, सबलीकरण, ये सब उसका एक भारतीय भाषाओं का अनुवाद है। उसके अर्थों की गहराई को, परतों को हमें समझना चाहिए। एक मनोरंजन मोहंती जी के आर्टिकल में मुझे एक अच्छा बात समझ में आई कि 1995 में वर्ल्ड सोशल डेवलपमेंट समिट में कोपेनहेगन में वो हुई थी, तब एक हमें उसकी झलक मिलती है कि एम्पावरमेंट से अब वैश्विक समाज क्या समझ रहा है। और उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मोस्ट productive policies for the social and economic empowerment of people to enable them to maximize their capacities, resources and opportunity। अब मुझे लगता है कि उसके हर चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए कि सोशल भी है, मतलब सामाजिक भी सबलीकरण है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी सबलीकरण है, और वो तब होगा जब उनके अंतर्गत उनकी जो काम करने की क्षमता है, उनके पास अपने जो कोई रिसोर्स है और उनके पास जिस तरह के अवसर है, उसको विकसित करना, ये इन नीतिगत जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हाईलाइट किया गया है। अब दलित वुमेन के अगर एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे तो इस व्याख्या से अगर हम जाएंगे तो क्या क्या हमें समस्याएं दिखती है उसमें। पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं, अगर इस तरह की व्याख्या लेंगे तो, कि एक व्यवस्थागत, ढांचागत जो कुंठा है, जो उसमें अवरोध है, उसको हम मान ही नहीं रहे। हम समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति पे वो अवलंबित है कि वो अपनी अंदर की क्षमता का विकास करे और अपने साथ उपलब्ध होने वाले जो अवसर है उसको हाथ बढ़ा के ले ले। लेकिन ये होता नहीं है ऐसा। जो ढांचागत जो अवरोध है वो इतने ज्यादा मजबूत है कि अंतःप्रेरणा से केवल उसको दूर करना करीब करीब असंभव है, और इसको ये व्याख्या भली भांति नहीं देख रही है।
अगर हम केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे बड़ा तो हमारा जो दबाव है वो सोपानबद्धता जो जातियों की है उसका है, और केवल हम जात से ऊपर उठ गए या हमने अपना जात सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करना छोड़ दिया, इससे वो नहीं होता है। वो एक मानसिकता भी है, एक विचार भी है, एक विशिष्ट प्रकार की मूल्य व्यवस्था भी है जो इस तरह के भेदभाव को सही ठहराती है। और जो महिलाओं का और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण की और शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये जो मानसिकता है और इस प्रकार का ये जो एक ढांचागत विशेष है या इस प्रकार का जो एक उसका जस्टिफिकेशन है, उसको सही ठहराने की जो नीति है, उसके खिलाफ संघर्ष बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट लाइक इट टेक्स आउट ऑल योर एनर्जी, पूरी शक्ति निकाल देती है। और सशक्तिकरण क्या और निशक्त हो जाते हैं इस संघर्ष में लोग। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें हम देखते हैं कि एम्पावरमेंट से पावर ही धीरे धीरे हटने लगा है, क्योंकि पावर से हमारा मतलब, हमारी शक्ति का हमारा मतलब है कि हमारा जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, कोई भी चीज हमें मिलती है वो हमारे हक की तरह मिलनी चाहिए, ये नहीं रहता है। क्योंकि ये जो एम्पावरमेंट की व्याख्या है उसमें समाज का एक वर्ग है जिसके पास ताकत है, जिसके पास पूरी शक्ति है, और एक वर्ग है जो निर्बल है, अशक्त है, उनके पास ताकत नहीं, उनको ताकत देने की बात है। मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच है, कहीं ना कहीं कोई ऊपर है जो हाथ दे के किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं। अब ऐसे में उनकी अपनी जो उसमें उपलब्धियां हैं, अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको छोड़ के तो दूसरों का सशक्तिकरण वो नहीं करेंगे। और इसीलिए ये जो चेतना का विकास की बात मैं कर रही हूँ, आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ, हक की तरह किसी की चीज को पाने की जो बात मैं कर रही हूँ, वो इस एम्पावरमेंट के इस तरह के मॉडल में तो संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बातें बदल रही है, लोगों के समझ में आ रही है। और एक बार आप इस तरह की कोई भी व्यवस्था या ढांचे में थोड़ी ढील कर देते हैं, कोई उसमें जगहें बना देते हैं, तो उन जगहों को प्राप्त करके फिर दलित अपना संघर्ष और खासतौर पर विमेन अपना संघर्ष आगे बढ़ा सकते हैं। और एम्पावरमेंट की एक नई व्याख्या जो आंतरिक विकास की व्याख्या है वो भी सामने आ सकती है। जो मैंने कहा कि एक संस्थागत बदलाव और जो ये सतत होने वाले शोषण की नीति है, उसमें बदलाव होने के लिए एम्पावरमेंट के जो भी अवसर प्राप्त होते हैं उसको फर्दर मोल्ड करने की जरूरत धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रही है। और जो इस मॉडल में आते हैं, इस प्रारूप में प्रवेश करते हैं, वो अपनी फिर खुद की बुद्धि का विकास करके उसमें इस तरह का एक नई स्पेस जो है, नई जगह है अपने नेगोशिएशंस के, अपने डायलॉग के लिए, अपने संवाद के लिए, अपने हक की मांग करने के लिए बनाने लगते हैं। जो शिक्षा के साथ गवर्नमेंट होने के बाद उसमें जो समस्या है उसको अगर हम संक्षेप में देखते जाएं तो पहले तो है कि कई बार अगर हम स्कूली शिक्षा की, फिर महाविद्यालयों की और विश्वविद्यालयों की बात करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी, पहुंच जो है, तो बहुत बार ये देखा गया है कि दलितों की बस्तियां इतनी दूर होती है और वहां से स्कूल में जाना इन दलित महिलाओं के लिए मतलब इवन गर्ल चाइल्ड की अगर बात करें, लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है कि उनका जाने आने का अगर समय बढ़ता है या उसमें बहुत उनको अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमारी जो परिवार व्यवस्था है वो उनको उसकी इजाजत फिर नहीं देती है कि आपको अगर दिन में 1 घंटा केवल चल के स्कूल तक पहुंचता है तो आपके 2 घंटे का जो आप परिश्रम घर में दे सकते हैं वो आप घर से बाहर दे दिए, तो उसके लिए कई बार परिवार तैयार नहीं होते। तो ये जो भौगोलिक स्थान है, जोग्राफिकल लोकेशन है, कहाँ स्कूल स्थित है और दलित कहाँ तक वहां पहुंच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या इसमें है। इसमें और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ
जैसे सावित्रीबाई फुले 19वीं शताब्दी के मध्य में जब स्कूल में जाती थी तो लोग उनके ऊपर सवर्ण लोग गोबर या गंदगी फेंकते थे एंड ऑल दैट। अब हम 21वीं शताब्दी में हैं और फिर भी हाल ही में मतलब इसी 21वीं शताब्दी के आरंभ में एक घटना अगर आपने देखी होगी ओडिशा की है कि एक गांव की एक विशिष्ट जगह मतलब लोकेलिटी से दलित लड़कियों को साइकिल से स्कूल जाते हुए पाय उतार होना पड़ता था, क्योंकि ये सवर्णों को मंजूर नहीं था कि वो लड़कियां साइकिल पे बैठ के स्कूल जाए। तो आप देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी का ये भी एक रोड़ा जो है उसमें पहुंचने वो भी दिखता है। फिर मैरिज हमारे देश में सभी महिलाओं के लिए ये अनिवार्य है और इसमें एक बहुत एक रिसर्च मुझे पढ़ने को मिला केरला के दलित महिलाओं की शिक्षा के संबंधित एक पीएचडी थीसिस में मुझे ये देखने को मिला कि एक महिला को वो रिसर्चर थी शोधकर्ती ने पूछा कि आपने अपनी बेटी को कहाँ तक पढ़ाया, तो दलित महिला ने कहा कि मैं तो उसको केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ा पाई क्योंकि आगे की शिक्षा के लिए मेरे पास धन नहीं था। तो उन्होंने शोधकर्ती ने पूछा फिर आपने क्या किया, तो कहा मैंने उनकी शादी करा दी। तो शादी के लिए धन कहाँ से आया, तो ये महिला ने कहा मैंने कर्जा लिया। तो शोधकर्ती ने पूछा तो क्या आप उसकी शिक्षा के लिए नहीं कर्जा ले सकती थी, तो उस महिला ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि शादी करा देने से उसको जो एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है वो उसको शिक्षा के बाद भी होगी, उच्च शिक्षित होने के बाद भी होगी, इसकी किसी भी प्रकार की संभावना मुझे नहीं दिखी और इसीलिए मैंने ये सोचा कि कर्जा लेके उसकी शादी करा दूं और उसका भविष्य सिक्योर कर दूं। तो ये एक मैरिज कैसे कंपल्शन दलित महिलाओं के बारे में कई बार हो सकता है, इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं। फिर स्कूलों में जिस तरह का भेदभाव होता है और जहाँ तक करिकुलम की बात है किस तरह का हमारे पाठ्यक्रमों में भी एक भेदभाव होता है या पाठ्यक्रम भी ऐसे है कि जहाँ ये जो ढांचागत सोपानबद्धता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करती रहती है। इसके संबंध में शर्मिला रेगे जी का एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल है जिसका रेफरेंस आप बाद में देखेंगे कि कैसे हमें आम्बेडकर जी के फुले जी से और अन्य जो दलित चिंतक है उनके विचारों से प्रेरणा लेके इनपुट्स लेके अपने पाठ्यक्रमों को भी इस तरह से बनाने की जरूरत है कि जहां दलित महिला अपने उच्च शिक्षित होने में गर्व महसूस करे और उस तरह से वो अपने आप को सशक्त महसूस करें। एम्प्लॉयबिलिटी भी की बात है कि दलित महिला सुशिक्षित होने के बावजूद भी जिस तरह के उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में अवरोध हो सकता है वो भी कभी कभी उनको शिक्षा से विमुख करने का एक कारण हो जाता है। दलित पुरुषों की भी एक इसमें कहीं ना कहीं और सकारात्मक भूमिका होने की बहुत जरूरत है। जो सर्वसामान्य भारतीयों का जो सवर्णों का एक जो महिलाओं के लिए प्रारूप है कि जो एक अच्छी गृहिणी बने, तो वो स्वाभाविक रूप से दलित महिला के लिए भी दलित पुरुष चाहते हैं कि वो शिक्षित हो, लेकिन शिक्षित होके वो अपनी घर गृहस्थी ज्यादा बेहतरीन तरीके से संभाले, अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाले, एक अच्छी होम मेकर एक गृहिणी हो जाए। और ये क्या है, ये उनका जो लेबर है, उन्होंने दी हुई अपना जो श्रम है उसका कहीं भी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं होता है। और कई बार ये भी आंध्र प्रदेश के एक शोधकर्ती ने जो शिक्षित दलित महिलाएं लेकिन जो अनएम्प्लॉयड रही ऐसी विवाहित महिलाओं का सर्वे किया और उसमें कई महिलाओं ने ये कहा कि हमें जिस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी उसमें शायद हम लोगों के तबादले हो जाते और हमारे परिवार को हमारे तबादले मंजूर नहीं थे। या कई बार ये कहा गया कि मुझे प्रमोशन मिल रहा था लेकिन तबादला हो जाएगा इसलिए मैंने प्रमोशन नहीं लिया। और कई बार नौकरियां भी उनको इसी वजह से छोड़नी पड़ी। तो ये एक उनका जो होम मेकर का रोल है वो हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और उसके लिए उनके उच्च शिक्षित होने में तो कई बार अवरोध हुआ है।
दलित जो संघर्ष होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, उसमें भी महिलाओं को एक परिशिष्ट के रूप में रखा जाता है। कई बार गोपाल गुरु जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो दलित सम्मेलन होते हैं उसमें सम्मेलन की अगर पूरी कार्यक्रम पत्रिका हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सम्मेलन के अंत में जब बहुत अच्छे जो लीडिंग नेता जो है वो सब या तो चले गए होते हैं या तो वो दूसरे अपने कार्यकारी समिति के मीटिंग्स में वगैरह बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स चले जाते हैं और तब जाके एक महिलाओं का सेल रखा जाता है। तो ये दलित शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा का जो एकदम प्रमुख एक एजेंडा बनाना चाहिए दलित आंदोलन में, वो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। विमेन, दलित महिलाएं जो है वो अपने बदलाव के लिए खुद पहल कर सकती है, इसको भी पूरी तरह से नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और जो जैसे मैंने कहा कि दलित महिलाओं की समस्याएं अलग है और दलित पुरुषों को कहीं ना ऐसे लगता है कि दलित महिलाओं की समस्या अगर दलित पूरे फिर वो दलित आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर कर देगी और इसीलिए उसको वो परिशिष्ट के रूप में, अपेंडिजेस के रूप में रख देते हैं। और दूसरा उनका ये दावा है कि दलित शोषण क्या है, दमन क्या है, इसको समझते हैं और इसीलिए दलित मेन जो है, दलित पुरुष जो है, वो दलित महिलाओं का कम शोषण करते हैं और वो ज़्यादा जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यहाँ एक अंत में एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ऑर्गेनाइजर्स से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं और 5 मिनट ले सकती हूँ या मुझे बंद करना पड़ेगा? नहीं सर मैम, क्या मैं अभी और 5 मिनट बोल सकती हूँ? यस यस मैम, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो एक लास्ट में एक दलित महिलाओं के सम्मान के एक सिंबल के रूप में मायावती जी का जो विकास हुआ, उभरते हुए वो सामने आई, उस संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। वो खुद एक अच्छी शिक्षित महिला है, लॉ की पढ़ाई उन्होंने की हुई है, मतलब शिक्षित होते हुए और खास तौर पे कानून की पढ़ाई जिन्होंने की है, ऐसे महिला का सामने आना और जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है और खास तौर पे हमारा जो एक चुनावगत जो ढांचा है उसमें उनका प्रवेश होना, ये एक बहुत ही बड़ी घटना भारतीय दलित महिलाओं के आंदोलन के संदर्भित और शिक्षा के संदर्भित हम देख सकते हैं। एक दलित महिला का उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य में चीफ मिनिस्टर होना, मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मानक है जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के है, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत, दलित महिला का इतना विकास होना और वो उस स्तर तक वो पहुंच गई, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और दूसरों के लिए बड़ी प्रेरणादायी एक ये चीज है जो बहुत ही स्थानीय, जिसको हम ग्रास रूट कहते हैं, ग्रामीण या उससे भी एकदम छोटे समूह तक स्तर की जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा बन रही है, क्योंकि वो एक सामान्य दलित परिवार की थी, पहले तो एक शिक्षिका थी और बाद में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर किया। अब वो जब चीफ मिनिस्टर थी तब दलित अस्मिता को, दलित जागृति को, दलित चेतना को उन्होंने कैसे दिखाया, उसके 2 उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक तो बहुत बड़े बड़े विशालकाय स्मारक तैयार किए और उनने जो दलित नेता या दलित आंदोलन के पुढ़ारी है या जिन्होंने दलितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आजीवन संघर्ष किए और बहुत महत्वपूर्ण कुछ बदलाव उनकी वजह से हुए, ऐसे सभी महान नेताओं को उन्होंने चिरस्थायी उनकी स्मृति बनाने की कोशिश की। तो एक दलित शिक्षित महिला ने अपने दलित समुदाय के विकास का कौन सा मॉडल अपनाया, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और उन्होंने जिस तरह के नाम दिए और जिस तरह के वहाँ अगर हम देखेंगे लखनऊ में खासतौर पे या नोएडा में या अम्बेडकर पार्क्स जो ज़्यादातर है, तो क्या लिखा उन्होंने वहाँ, किस किस तरह के संदेश वहाँ उन्होंने प्रस्तुत किए और उसमें उन दलित नेताओं की कौन सी चेतनाओं को महत्व दिया, ये हम देख सकते हैं। कई बार उनकी आलोचना भी हुई उसमें, लेकिन उन्होंने दिखाया कि ये जो एक परंपरा
अपने आप को समाज के सवर्ण कहने वाले या उच्च वर्ण कहने वाले लोगों की थी, जिन्होंने हमेशा ही दलित नेताओं ने जो समाज में परिवर्तन लाया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और एक आधुनिक भारतीय समाज की रचना की, उनको दरकिनार किया है और उनकी स्मृतियां अगली पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इस तरह से एक उन्होंने अपना संघर्ष दिखाया इस तरह के और स्मारक और मूर्तियां बनाने में। उसके जो उन्होंने विशाल परिदृश्य निर्माण किया, वो भी एक जैसे कहते हैं ना कि आई कैचर, तुरंत आंख में वो एक भव्यता निर्माण करता है। और ये जो है वो चिरस्थायी नित्य रहने वाले, जैसे पत्थरों में बनाया, तो उसकी भी एक उसका एक महत्व उन्होंने उसको उचित ठहराया ये सब कहते हुए। एक हम लोग जब अंबेडकर पार्क में जाएंगे तो उसका जो पूरा नक्शा है वो पूरे पार्क का, उसके साथ मायावती जी खुद खड़ी, इस तरह का एक चित्र हम तुरंत वहां जाते ही देखते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है, क्योंकि ये अंबेडकर पार्क तो एक मुझे लगता है एक बहाना है, एक नवनिर्माण है, और उस नवनिर्माण के प्रणेता के रूप में वो अपने आप को सामने रख रही है, जिसमें कुछ लोग इसको एक उनका अहंकारी व्यक्तित्व कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा अगर हम दलित चेतना का विकास, दलित आंदोलन, दलित महिलाओं की स्थिति को हम लोग देखेंगे तो उससे जो मैसेज जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि अब दलित महिला सुशिक्षित होके पूरी अपनी ताकत के साथ खड़ी रह के एक नवनिर्माण का प्रयास कर सकती है और करके भी दिखाती है। फिर एक हम देखते हैं कि उनके जो आका थे, जिन्होंने उनको प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, सामने लाया, तो उनके प्रति उनकी जो उनका सम्मान जो है, श्रद्धा जो है, वो दिखा रही है कि जब कांशीराम जी हॉस्पिटल में थे तब मायावती जी खुद अपने हाथ से उनको खिलाते हुए दिखाई है। मुझे लगता है इसका भी मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि दलित आंदोलन में नेतृत्व का जैसे हम कहते हैं ना, कांधा बदल धीरे धीरे हो रहा है, और अब कांशीराम जी का जो ये आंदोलन है वो आगे लेने का कार्य एक दलित महिला सशक्त रूप से कर रही है। एक और है जो बहुत ही दिल को छू लेता है कि कांशीराम जी ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि उनका अंतिम संस्कार किस तरह से हो, तो मायावती जी खुद उसको पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है कि वो उसी तरह हो, और उसके संदर्भ में वो खुद वहाँ खड़ी है और उसको पूरा जो उस समय जो घटित हो रहा है उसको वो देख रही है। तो मुझे लगता है कि एक दलित नेतृत्व समाप्त हो रहा है, लेकिन वो भी एक पूरे सम्मान के साथ अपना इस विश्व से, इस दुनिया से अपनी विदाई, लेकिन एक दूसरा सशक्त और उनका जो आंदोलन है वो आगे बढ़ाने वाला और अपने सशक्त रूप में सामने आने वाला एक पर्याय मायावती जी दे रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से पूरे ये एम्पावरमेंट की प्रक्रिया को हम अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरीकों से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा हमारा ये डिस्कशन। अंत में मैंने ये कुछ रीडिंग्स की एक लिस्ट दी है, ये इतने ही नहीं है रीडिंग्स, और बहुत सारे, लेकिन मुझे लगा कि विद्यार्थी कम से कम इनको देखें और इस तरह से मैंने जो आज कुछ सामने रखने की कोशिश की है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझें, क्योंकि मैं इसकी अपने आप को कोई विद्वान नहीं मानती हूँ, तो इसीलिए ये मेरे लिए लगा कि मैं रखूं। विश्व ये जनसेवा शिक्षण मंडल के शिवले महाविद्यालय के सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने इस तरह का अवसर दिया और मैं अपने साथियों के साथ मेरे कुछ विचार साझा कर पाई। नमस्कार। मीना सुतोनी मैडम। हेलो हाँ बोला। हेलो हेलो मैडम आवाज येतोय तुमचा? हाँ, इसके बाद इस वेबिनार के दूसरे सत्र में मैं आप सभी का
स्वागत करती हूँ। विशेष रूप